हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 27 फरवरी को मैथ का पेपर देने वाले, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर बच्चों आप लिख कर रख लेना, ये पूरी पेपर आपके एग्जाम में आएगा। और ये आप कोड देख सकते हो 822 BZ का, ये 100% वायरल कोड है और ये सभी जगह वायरल हो चुका है। आप चाहे जहां से हो ये पेपर को देख लेना, और आप अगर इस पेपर को देख लेते हो तो आपका मैथ में 70 में 70 बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पेपर है ये पूरी पेपर सॉल्यूशन के साथ है। आपको एक एक प्रश्नों को बच्चा आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ताकि तुमको 70 नंबर लाने से कोई भी ना रोक पाए। ये है 2026 गणित का 100% वायरल पेपर। सेम पेपर आपके एग्जाम में बनेगा बच्चा, सेम टू सेम पेपर आपके एग्जाम में बनेगा। पूरी क्वेश्चन यहीं से छपेगा। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होना, टेंशन मत करना, आपका भाई आपके साथ है। अगर ये पेपर एग्जाम से तुम्हें 1 घंटे पहले भी मिलती है तो तुम्हारा 70 में 65 नंबर बिल्कुल पक्का है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, 70 में 65 नंबर पक्का है, ये मेरी गारंटी है। यहां पे सबसे पहले पेपर मिलेगा बच्चा, तो यहां पे आपको अपना एडमिट कार्ड से अनुक्रमांक एंड यहां पे आपको अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, आपको इस पेपर को हल करने के लिए मैथ का समय 3 घंटे और 15 मिनट का मिलेगा। यानी 3 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे पेपर को आपको हल करना है। एंड जो आपको पूर्णांक मिलेगा बच्चा वो 70 का मिलेगा। यहां पे मैथ में कुछ निर्देश दे रखे, इस निर्देश को आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रफ कार्य कहां पे करना, क्या चीजें कैसे है, ये सभी चीजें यहां पर बताई गई है। यहां पे दे रखा है नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, और यहां पे निर्देश दे रखा बच्चा कि सभी प्रश्न इस पेपर के करना आपको अनिवार्य है। एंड यहाँ पे दूसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र के अ और ब 2 खंड आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे तीसरा निर्देश है कि खंड अ में आपको 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको ओएमआर उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला या चिन्हित करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है निर्देश कि ओएमआर उत्तरक पत्रक पे उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात नहीं काटे तथा इरेजर वाइटनर आदि का प्रयोग आपको कदापि नहीं करना है। एंड यहाँ पे 5वां दे रखा है कि खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे दे रखा है कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न आपको टोटल देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये उसके आगे लिख दिया गया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, और जो प्रश्न ना आता हो उस पर आपको समय कदापि नष्ट नहीं करना है। यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और उसे काट दीजिए और उस पृष्ठ पर कोई भी हल मत कीजिए। ठीक है, उस पे आपको रफ कार्य लिखकर उस क्वेश्चन को हल करना है। जैसे यहाँ पे इस पेज पर आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को लिख रहे हो। ठीक है, इसके नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे रफ कार्य लिखकर या एकदम पीछे पेज वाले पर रफ कार्य लिखकर उसे आप कट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि रचना के प्रश्नों को हल में रचना रेखाएं न मिटाइए, यदि पूछा गया तो रचना की पद भी संक्षेप में अवश्य लिखिए। जैसे आप कोई त्रिभुज बनाते हो, लगता है कि इसमें त्रिभुज बनाना चाहिए, तो त्रिभुज को कैसे बनाया आपने उसके बारे में भी लिखिए। ठीक है, कोई आप अर्धवृत्त बनाते हो तो उसके बारे में लिखिए कि हमने सबसे पहले एक अर्धवृत्त बनाया, उस पर एक त्रिभुज बनाया जो कि शंक्वाकार का था। इस सबको लिखना भी है। ठीक है, जहां पे जरूरी है। और यहाँ पे नेक्स्ट है कि जिन प्रश्नों को हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए, बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। तो ये रहे आपके कुछ निर्देश। अब आपके आते हैं खंड अ, जिसमें आपको मिलेंगे बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। यहाँ पे सबसे पहले बच्चा आपको देखने को मिलता है खंड अ, और खंड अ में आपको मिलता है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं ए और बी का HCF जो है वो 5 है तथा उनका LCM 200 है, तब ए और बी का गुणनफल क्या होगा। जब तक इस प्रश्न को मैं हल नहीं करेंगे हम लोग, तब तक हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे हम डालेंगे पहला नंबर, और यहाँ पे ए और बी का हमें गुणनफल पूछ रखा है। तो हम जानते हैं बच्चा जो सूत्र होता है LCM इक्वल, ये होता है ए इंटू बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बटे में आपका क्या हो जाएगा लसा, जिसे हम HCF कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें ए व बी का गुणनखंड पूछ रखा है। ये HCF भाग में है, इस तरफ आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो ए गुणित बी बराबर हो जाएगा LCM
गुणित्य एच सी एफ। एलसीएम की वैल्यू दे रखा भैया कितना, एलसीएम की वैल्यू 200 दे रखा है, यहाँ पे पुट कर देंगे 200 गुणित्य एचसीएफ की वैल्यू 5 दे रखा है, यहाँ पुट कर देंगे 5 और 5 दूना के 10 बराबर 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। इसका जो गुणनखंड आएगा ए व बी का, ए गुणित्य बी का गुणनखंड क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। पूरी पेपर को आप घोल कर पी लेना बच्चा, सेम टू सेम पेपर आपका 27 फरवरी को आएगा ये पेपर, ठीक है। इससे ये क्वेश्चन जैसे आता है एग्जाम में पहला नंबर, इस पे दूसरा ट्रिक मार लेना। एंड यहाँ पे दूसरा दे रखा है कि संख्या 4√3 क्या है। अब देखिए 4 क्या है बच्चा, 4 इसमें जो है ये परिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय, और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या गुणित्य अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होती है, यहाँ पे पूर्णांक होती है, परिमेय होती है, अपरिमेय होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो ये क्या होती है बच्चा, हमेशा अपरिमेय संख्या होती। परिमेय संख्या गुणित्य अपरिमेय संख्या बराबर हमेशा अपरिमेय होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 20-25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ का मान क्या होगा। इसी सूत्र पे आपको रखकर लगा देना बच्चा। यहाँ पे जैसे तीसरा क्वेश्चन दे रखा है एचसीएफ पूछ रखा था, हम जानते हैं कि एचसीएफ इक्वल होता है ए गुणित्य बी अपान में एलसीएम। अब a इंटू बी यानी दो संख्या इसमें क्या है 20 और 25 है, तो यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ बराबर 20 गुणित्य 25 अपान में एलसीएम कितना है 100 है। तो यहाँ पे पुट क्या कर देंगे 100 पुट करेंगे, ठीक है। अब 25 दूना के 50, ये हो जाएगा आपका 500, ये कितना हो जाएगा 500 बट्टे के नीचे क्या है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और एचसीएफ बराबर आपका कितना हो जाएगा बच्चा, सिर्फ 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे क्या आया हुआ है, यहाँ पे 4, 10, 20 और डी 5, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा बच्चा चौथा, ये दे रखा कि यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। अब इसको सवाल को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए हम चौथा नंबर सवाल लिख लेते हैं कि क्या दे रखा है 1/x² प्लस 6, 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10, यही सवाल है, बराबर 1/10। और इसमें हमको क्या करना है x के वैल्यू को फाइंड करनी है, ठीक है। ये कौन सी x की बात हो रही है, मैथ के x की बात हो रही है, ये मत समझ लेना कि कोई दूसरी x की बात की जा रही है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसका इधर कर देंगे, इसका इसमें करेंगे, एक में करते थे x² प्लस 6 ही आएगा, उतना ही आएगा, और 10 का एक में करेंगे तो बराबर में 10 आएगा, ये चीजें निकल गई, ठीक है। अब बच्चा ये प्लस का 6 इधर प्लस है, पक्षांतर का रूल कहता है कि बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो x² बराबर 10 माइनस 6 बराबर आपका हो जाएगा x² बराबर 4। अब इन दोनों तरफ का हम वर्ग ले लें यानी अंडर रूट ले लें इस तरह से, इसका भी तो स्क्वायर से जो अंडर रूट होता है वो कट जाता है, तो ये आपका बचेगा क्या यहाँ पे x, और √4 का जो वर्ग होता है बच्चा वो 2 होता है, और जब इसे लिखते हैं तो प्लस माइनस करके इस तरह से लिखते हैं, यानी x की जो वैल्यू हो गई हमारे जिंदगी में वो क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। यहाँ पे है प्लस माइनस का 2, अब यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ 2 है, ठीक है, ज्यादा वैल्यू मत देना आप। यहाँ पे पांचवा दे रखा है कि यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस c के मूल बराबर है तो c का मान क्या होगा। अब इसके लिए देखिए पांचवे को हम यहाँ पे लिखेंगे, एंड यहाँ पे लिखने के बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे दे रखा है जो 2x² माइनस 8x प्लस c, यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस 8x, ठीक है, माइनस 8x प्लस c बराबर 0, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल कैसे करना है, इसकी कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर क्या मिल गया हमें, a बराबर बच्चा यहाँ पे 2 मिल गया, a बराबर क्या मिल गया 2, और b बराबर क्या मिल गया माइनस का 8, b बराबर माइनस का 8, एंड c बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, c बराबर c मिल गया। अब इसको हल कैसे करेंगे, हम जानते हैं विवित्कर का जो फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब अगर जिस बच्चे को थोड़ा लगता है कि मैं धीरे बता रहा हूं तो आप थोड़ी सी वीडियो को स्पीड भी कर सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पे d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू माइनस का 8 है तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 है तो अपने जगह पे 4 लिखाएगा, a की वैल्यू क्या है 2 है तो यहाँ पे रख देंगे 2, उड़ते c की वैल्यू क्या है c ही है तो c रख दिया, 8 8 हो जाएगा आपका 64 और माइनस 8 का वर्ग जब करते तो ये माइनस प्लस में हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना। और यहाँ पे है 4 गुना के 8 और c है तो c हो जाएगा। अब इसके बराबर 0 है, अगर बच्चा हम यहाँ पे 8c जो है बराबर के उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 बराबर आपका हो जाएगा 8c, ठीक है। और c किस में है, 8 और c गुणा में है तो c अपने जगह पे है, जब ये गुणा में होता है तो पक्षांतर का रूल कहता है कि 64 के इधर जाएगा बराबर के तो भाग में हो जाएगा, तो 8 8 64 यानी कि 8 8 64, c की जो वैल्यू हो गई वो 8 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 8, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन छठवां नंबर, छठवां दे रखा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्य 2 है तो a का मान क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है आपका क्वेश्चन छठा नंबर, एक दे रखा है यहाँ पे समीकरण कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a, ठीक है, ये दे रखा है। और एक आपका मूल दे रखा है कितना, 102 है, 102 है और a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a की वैल्यू को हमें निकालनी है। तो यहां पर देखिए बच्चा, अब एक वैल्यू आपका a को निकालना है और एक शून्य ऑलरेडी 2 दे रखा है तो 2 जो होता है x की जगह पे रख दिया जाता है, तो यहाँ पे जब आप रख दोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणित 2 रख देंगे x की जगह पे तो ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और a, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 2 दूना के 4 माइनस 3 दूना के हो जाएगा 6 और प्लस का 5a है, ठीक है। 6 में से 4 गया, बचेगा क्या, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 6 बड़ा है तो संख्या हमेशा बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लिखते हैं, तो ये चिन्ह माइनस का है तो माइनस 2, 6 में से 4 गया माइनस 2, प्लस है आपका 5a बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर बच्चा 5a प्लस में तो ये अपने जगह पे है, ठीक है, और ये माइनस का 2 माइनस में बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे a बराबर ये 5 गुणा में इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा 2/5, यानी a की जो वैल्यू है वो 2/5 है, क्या हो जाएगी आपकी 2/5, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये दे रखा कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य क्या होंगे। अब शून्य वाले को कैसे आप हल करोगे, यहाँ पर देखिए 7वां दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब इसके शून्य की निकालना तो भैया मध्य पद को हमें ऐसे गुणा या भाग करना है इसका कि मध्य पद के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3 बराबर होता है 6, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं -2 और -3 बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 5, ये होगा। अब इसके जगह पे 5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं -2 और -3, ये इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस का ये इन ब्रैकेट लिखो -2 -3 और इसके साथ क्या है लगा x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का x में करोगे तो -2x और -3 का करोगे तो -3x और प्लस का है 6, ठीक है। ध्यान से समझना इन सब सवालों को। अब यहाँ पर है x और इसमें भी है x को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका x -2 और यहाँ से हम क्या ले लेंगे कॉमन माइनस का 3, तो ये बचेगा आपका x माइनस 3 दूना के 6, ठीक है। अब यहाँ पे x -2 इसमें भी है, x -2 इसमें भी, इसको हम कॉमन ले लेंगे x -2 को, तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 3। अब यहाँ पर बच्चा x -2 बराबर 0 और x बराबर आपका हो जाएगा क्या, ये माइनस में उस पर जाएगा तो 2 और सॉरी यहाँ पे x बराबर 1 2 आ गया, ठीक है, तो 1 2 आ गया और एक x बराबर -3 बराबर 0 और x बराबर आपका क्या हो जाएगा 3, 2 और 3 इसके शून्य हो जाएंगे। देखते हैं क्या दे रखा है इसमें, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदु 5 का व -6 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो जो चतुर्थांश होता है कुछ इस तरह से होता है और यहाँ पर बच्चे ये जो पहला चतुर्थांश होता है ये प्लस और प्लस का होता है और दूसरा चतुर्थांश माइनस और प्लस का होता है और तीसरा चतुर्थांश माइनस माइनस का होता है, चौथा चतुर्थांश जो होता है वो प्लस माइनस का होता है। यहाँ पे माइनस और प्लस दे रखा है, माइनस और प्लस, यानी ये दूसरा चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है 9वां नंबर।
9वां दे रखा कि यदि वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका एक चाप केंद्र पर कोण थीटा अंतरित करता है तो चाप की लंबाई क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का एक वृत्त है और यहाँ पर एक इसका केंद्र है और एक थीटा कोण यहाँ पे अंतरित करती है, तो चाप की लंबाई पूछ रखा है, ये जो चाप है यहाँ से यहाँ तक। तो हम जानते हैं कि जब ये इसकी पूरी वर्ग का जो कोण होता है, इसमें संपूर्ण कोण वो कितने का होता है 360 एक वृत्त का कोण होता है, और इसमें क्या कोण बना रहे थीटा गुणित चाप की लंबाई पूछ रखा है, तो चाप की जो लंबाई होगी वो क्या दे रखा है ए दे रखा, तो पाई ए, यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे 9वें का पाई ए गुणित थीटा बटे 360, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज डीईएफ दो समरूप त्रिभुज है। इस प्रकार है कि कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण ई बराबर 56 डिग्री, तो कोण सी किसके बराबर होगा। अब देखिए ऐसा सवाल को कैसे हल करना मेरे प्यारे बच्चों, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनमें सभी चीजें बराबर होती है। जैसे कोण ए का वैल्यू 45 डिग्री दे रखा, तो कोण डी का भी वैल्यू 45 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कोण ए बराबर जब 45 डिग्री दे रखा है, तो कोण डी भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे कोण बी का वैल्यू कितना दे रखा, नहीं दे रखा, कोण ई का दे रखा 56 डिग्री, तो कोण बी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 56 डिग्री। और यहाँ पे कोण ई का वैल्यू दे रखा है, कोण ई का वैल्यू कितना है 56 डिग्री। ठीक है, 56 डिग्री इतना ही होगा। और कोण सी को हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो संपूर्ण कोण होता है उनका योग जो होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यानी तीनों भुजाओं का जो योग होता है त्रिभुज के इस तरह का, वो कितना होता है 180 डिग्री, 60 180 डिग्री। अब इसको हम क्या करेंगे, कोण ए का वैल्यू कितना दे रखा 45 डिग्री 45 डिग्री प्लस कोण बी का वैल्यू कितना दे रखा 56 डिग्री, तो यहाँ पे रख देंगे 56 डिग्री, और प्लस कोण सी की वैल्यू को हमें फाइंड करना बराबर 180 डिग्री है। अब यहां पर क्या करेंगे बच्चा, इसको जोड़ दो, 6 और 5 हो जाएगा आपका 11, 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 एक हासिल का 10, यानी 101 हो जाएगा, प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब यहां से जब हम कोण सी को फाइंड करेंगे, तो यहां पर देखिए कोण सी बराबर 101 किस में है, प्लस में, उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 101। अब ये जब कोण सी बराबर 180 में से 101 जाएगा तो ये 79 डिग्री बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि यदि cos a बराबर 5/13 हो तो tan a का मान क्या होगा। अब देखिए यहां पर सिंपली हम जानते हैं बच्चा, इस तरह का क्या बना देंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू a है, इसकी वैल्यू यहाँ पे b है और यहाँ पे c है। अब हम जानते हैं कि cos बराबर क्या होता है, लाल बटे की कक्का आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा होगा जरूर। तो यहाँ पे ये होता है साइन का और ये वैल्यू होता है कास का। कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी ये पहला आपका हो गया आधार। ठीक है, और ये नीचे वाला क्या हो गया कर्ण, ये क्या हो गया कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितना है 5, तो त्रिभुज का ये आधार होता है, और ये 13 क्या होगा कर्ण, तो ये होता है त्रिभुज का कर्ण, सामने वाली भुजा जहां पे त्रिभुज कोण बनता है। अब हमें लंब को फाइंड कर लेना, तब हमें tan का आसानी से निकालेंगे। इसके बराबर कुछ नहीं तो इसको फाइंड करना। अब हम जानते हैं बच्चा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस ये होता है प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण बराबर कितना दे रखा 13, तो 13 का हम क्या कर देंगे वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर कितना है 5 है, तो यहाँ पे रख देंगे आधार की जगह पे 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर में फाइंड करना, मतलब बी और सी लंब है, तो यहाँ पे बी और सी को स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 13 13 होता है 169, क्या होता है 169, और यहाँ पे 5 25 होता है 25 प्लस बी सी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये जो 25 है इस पर प्लस में है तो इधर जाएगा बराबर के, तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर 169। ठीक है, 169 169 169 माइनस 25। अब इसमें से घटा देंगे तो आपका बी सी का बी और सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब 9 में से 5 गया, बचेगा क्या 4, और 6 में से 2 गया 4 और 1, 144 जो वर्ग होता है बच्चा वो किसका होता है, वो होता है 12 का। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग है तो ये इन दोनों का रूट कर देंगे इस तरह से, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आपका बी सी, और ये इसका जो हो जाएगा 12 वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो वैल्यू आ गया बी सी का वो 12 आ गया। अब हम टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बट्टे के आधार। क्या होता है लंब, लंब क्या है, लंब इसमें 12 है और आधार कितना है, लंब बट्टे आधार 5 है, तो इसका आंसर 12/5 आ जाएगा। देखते हैं क्या दे रखा है,
12/5, 12/5। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि यदि cos थीटा बराबर 1 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर 1, और जो 1 होता है ये cos 0 अंश की वैल्यू होता है। cos थीटा बराबर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 अंश, और cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0 अंश। अब टेन थीटा की जगह पे रख देंगे क्या, 0 अंश। टेन 0 अंश की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा बच्चा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन की 2 10 30 अंश 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। अब यहाँ पे हम 10 30 अंश की वैल्यू को फाइंड कर देंगे आसानी से। 10 30 अंश की वैल्यू 1/√3 होता है। अब इसके जगह पर अगर हम रख दे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 गुणिते 10 30 अंश का मान क्या है, 1/√3 बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश है, यानी 1/√3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब ये हो जाएगा आपका 2 × 1 = 2, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का 1 में, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का वर्ग करते हैं तो 3 हो जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। अब इसको बाद हम क्या करेंगे बच्चा, अब देखिए 2/√3 यहाँ पे है, 2/√3 है। अब इसका 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा 3, और 1 है तो 1 बटे में क्या हो जाएगा 3। अब यहां पर आपका बनेगा 2/√3 बटे के 3, और 1 बन जाएगा 4 बटे के नीचे क्या है 3। अब इसको जब हम इस तरह से करेंगे बच्चा, देखिए हमारा क्या गया 2/√3, ये हो गया 2/√3। अब इसको जब गुणा में करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 है तो 3/4, ये हो जाएगा 3/4, 3 और 2 मिलाकर हो जाएगा 6, और ये 4 और √3 क्या हो जाएगा 4/√3, ये हो जाएगा 2 तिहाई के 6, और ये हो जाएगा 2 दूना के 4, यानी ये हो जाएगा 3/2/√3। ठीक है, अब √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/√3 × 3। अब बटे में क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे अंडर रूट में तो केवल 3 हो जाता है, 2 गुणित ये हो जाएगा 3। अब यहां पर हो जाएगा आपका 3 दूना के 6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3/√3 ऊपर है, और ये हो जाएगा 6। अब 3 × 1 = 3, 3 दूना के 6, यानी कि √3/2 आपका आंसर आना चाहिए। देखते हैं क्या दे रखा है, √3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है करेक्ट। अब इसके बाद यहां पर बच्चा 14 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है कि यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें हमें अल्फा के मान को फाइंड करना है, तो इसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करना है, तो यहां पर देखिए हम tan अल्फा, tan बराबर हम क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर हम जानते हैं sin थीटा बटे के cos थीटा, ये जानते हैं बचपन से ही। अब इसकी जगह पर हम लिख दे तो हमारा क्या हो जाएगा, sin अल्फा बटे के cos अल्फा बराबर क्या है, बराबर में sin अल्फा, sin अल्फा है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका sin अल्फा बराबर, ये हो जाएगा sin अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा cos अल्फा, cos अल्फा हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये साइन इधर है बराबर के तो प्लस में, इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, साइन अल्फा दोनों में साइन अल्फा को कॉमन कर लीजिए, साइन अल्फा जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर हमारे को साइन अल्फा की वैल्यू निकालें, साइन अल्फा ये गुणा में है, अगर बराबर में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 0/1 माइनस कॉस अल्फा, ये 0 का भाग 1 माइनस कॉस अल्फा का भाग 0 में देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन 0 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है बच्चा, ये दे रखा है कि यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेमी हो का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता हो तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इसको क्षेत्रफल को कैसे फाइंड करेंगे, हम जानते हैं कि जब यहाँ पर कोई इस तरह का, जैसे कौन सा नंबर है 15, ठीक है, हम जानते हैं बच्चा कि जैसे ये कोई क्या है, वृत्त है, ठीक है, और इसका ये केंद्र है, और ये क्या कर रही है, छोटा सा त्रिज्यखंड यहाँ पर बना रही है जिसका मान जो दे रखा 60 डिग्री दे रखा, ठीक है 60 है, और इसकी जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है ये 6 सेमी है, कितना है 6 सेमी। तब इसके लिए हमें क्या बोल रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा, और इसमें संपूर्ण कोण वृत्त में कितना बनता है
360 डिग्री गुणित पाई आर का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसके बाद थीटा की वैल्यू इसमें ऑलरेडी दे रखा है बच्चा कितना 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना कोण बना रहा है, छोटा कोण 60 डिग्री बना रहा है। नीचे क्या 360 है गुणित पाई का मान नहीं रखना है। किस लिए नहीं रखना है, क्योंकि आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि पाई दे रखा है, यानी जाहिर सी बात है कि पाई का मान नहीं रखा है। पाई और आर की जो वैल्यू है त्रिज्या, वो त्रिज्या 6 सेमी दे रखा है। तो यहाँ पे रख देंगे 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 6 के 36, यानी कि ये हो जाएगा 1/6 गुणित पाई और 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये 6 दो ठो यहाँ पे, एक स्क्वायर से एक 6 कट गया, तो आपका आंसर जो आ जाएगा 6 पाई और सेमी का स्क्वायर होता है भाई, क्षेत्रफल को सेमी का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका वो 6 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ए सेमी भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 10 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा बच्चे यहाँ पे कि निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा और यहाँ पे बारंबारता दे रखा है। अब इसमें आपको माध्य निकालना है। ठीक है, जो कि आपको निकलेगा कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, माध्य x बार को कहते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता बनाकर यहाँ पे सारणी बनाना होगा। इसे हम बना लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर इसके वर्ग अंतराल को लिख लिए। ठीक है, जो इसका वर्ग अंतराल था 0 से 10, 10 से 20, यहाँ पे लिख लिया इस तरह से पूरा। और यहाँ पे इसकी जो बारंबारता 4, 5, 4, 7 दे रखा था, 4, 5, 4, 7 लिख लिया। अब हमें दो चीजों को इसमें फाइंड करना है। एक तो मध्यमान आपको फाइंड करना है x की वैल्यू, x1 की, और एक आपका f इंटू x का वैल्यू फाइंड करना। मध्यमान को कैसे निकालते हैं, 10 और 0 को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, और 10 का आधा कितना होता है, उसमें 2 का भाग दे देंगे 5 हो जाता है। और 20 और 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, 30 में 2 का भाग दे दोगे तो 15 हो जाएगा। मध्यमान का मतलब आधा होता है, 30, 20, 50, 50 में 2 का भाग दे दोगे 25 हो जाएगा। 40 और 30 हो जाएगा 70, 70 में 2 का भाग दे दोगे आ जाएगा आपका 35। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखिए बारंबारता को हम f1 से दिखाते हैं या f से दिखाते हैं, और इसको x से दिखाते हैं। फिर यहाँ पे f इंटू x लिखा हुआ है, इन दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना। तो ये हो जाएगा 5 चौके आपका हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 15, 15, 30, 15, 45, 15, 60, 15, 25, 75। अब यहाँ पे हो जाएगा 25 चौका 100। अब यहाँ पे 7 5 35 के 5, 7 के 7 14, 7 के 21, 3 24, यानी 245। इसको जोड़ दे देंगे, ये हो जाएगा 5 5 10 के 0, हाथ में लगा आपका कितना 1। ठीक है, अब यहाँ पे 7 2 9, 9 4 13 1 14। अब यहाँ पे 2 1 3, 3 1 4, यानी ये जो आ रहा है 440 आ रहा है। अब इसके बाद f की वैल्यू को, ये आपका जो वैल्यू निकला है ये आपका सिग्मा f इंटू एक्स की वैल्यू निकल गई, क्योंकि fx है इसके आगे केवल सिग्मा लगा देते हैं। अब ये है f की वैल्यू, तो इसके आगे भी सिग्मा f लगाएंगे और इनको भी जोड़ना है। अब यहाँ पे 4 और 4 8, 8 5 13, और 13 7 हो जाएगा 20। तो ये सिग्मा f की वैल्यू 20 आ गया। हम जानते हैं कि जो समांतर माध्य x बार बराबर होता है, क्या लिखते हैं इसे, समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा f इंटू एक्स अपान में सिग्मा f। सिग्मा fx की वैल्यू कितना है, 440 है, एंड सिग्मा f की वैल्यू क्या है, 20 है। 0 से 0 कटा और 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 22 आंसर। ठीक है, समांतर माध्य कितना है, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 22 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। देखिए क्या है, 22 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। ये दे रखा है कि 18 निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग क्या होगा। अब इसमें देखिए माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं बच्चा, इसको भी हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हम इसकी माध्यिका को निकाल पाएंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको सिंपल है बनाना। अब यहाँ पर देखिए जो वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखा था हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 है, और यहाँ पे बारंबारता इतना दे रखा। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, CF फाइंड करना है। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। ठीक है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 4 है तो 4 को लिख देंगे, फिर 4 में इस 6 को जोड़ देंगे। ठीक है, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे, 4 और 6 आपका हो जाएगा 10। ठीक है, 10 में फिर आपको इसको जोड़ना है, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे 10, 10 हो जाएगा आपका 20, और 20 में फिर 6 को जोड़ना हो जाएगा 26, 26 में फिर आपको 4 को जोड़ना हो जाएगा आपका 30। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या फाइंड करना बच्चा, अब देखिए आपको इसको जोड़ना है। ठीक है, n वाले को जोड़ना है, इसको बारंबारता को, 6 और 4 10, 10 20, और 6 4 10 3
30, यानी n बराबर जो आपका आ गया वो 30 आ गया। ठीक है, तो हम जानते हैं n/2 होता है, n/2वां पद होता है। ठीक है, पद होता है तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल गई 30/2, ये कट जाएगा, आ जाएगा 15। अब 15 इसमें किस में आ रहा है बच्चा? देखो 4 में तो 15 नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, 20 में आएगा। ठीक है, 20 में 15 आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब इसका जो वर्ग अंतराल है 20 का, वो क्या है 10 से 15 है। वर्ग अंतराल क्या है? यही इसका वर्ग अंतराल हो जाएगा इसके सामने का, तो ये क्या हो जाएगा 10 से 15। यही हमसे पूछ रखा है, सिर्फ और सिर्फ वर्ग अंतराल। तो 10 से 15 ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। देखिए जो 53 अधिवर्ष को कहते हैं लीप वर्ष। क्या कहते हैं? लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर में जो होता है दिन 366 दिन का होता है। हमारा होता तो 65 का है, 365 या 66, तो 66 जो होता है ये लीप वर्ष का होता है। अब इसमें अगर सप्ताह की बात करें तो इसमें पूर्ण सप्ताह जो बनेगा वो 52 पूर्ण सप्ताह बन जाएगा। 52 पूर्ण क्या बनेगा? सप्ताह बन जाएगा, 7-7 दिन का। और इसमें 2 दिन आपका अधिक बचेगा, अतिरिक्त बच रहा है 2 दिन। ठीक है, 2 दिन अतिरिक्त बच रहा है। तो सबसे पहला तो इसमें सप्ताह जो होगा वो 7 होगा, और इसमें 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता? अब इसमें 52 सप्ताह हो रहे हैं, तो 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है? ये जो दिन हो सकता है ये सोमवार मंगलवार हो सकता है, या मंगलवार बुधवार हो सकता है, या बीफे शुक्र हो सकता है, या शुक्र शनिचर हो सकता है, या शनिवार अतवार हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा कुल अनुकूल परिणाम है वो 2 है। ठीक है, 2 है, लेकिन ये 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं, 7 दिन में से कुछ भी हो सकते हैं। तो 2/7 आपका हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका 2/7 करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा बच्चा कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। जब भी कोई घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। इस चीज को ध्यान देना। अब इसके बाद आता है खंड ब, जिसमें आपको मिलेगा वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। अब यहां पर बच्चा आपका आता है खंड ब, और खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, और इसमें आपको 50 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन होता है, और 20 मार्क्स का आपका बहुविकल्पी चला गया। टोटल आपको 70 नंबर लाना है। बिल्कुल आराम से आप लेकर आओगे, सिर्फ इस पेपर को देखकर चले जाना और पूरा उत्तर आप छाप कर आओगे। ये देख लेना, ये मेरी गारंटी है। ये मैं पहली बार नहीं, पिछले 7 सालों से बना रहा हूं, और पूरा का पूरा 98% हमारा गणित एग्जाम में पूछता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा इसके जस्ट बाद, जैसे आप एग्जाम देकर आओगे, और आप मिला लेना एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है सभी खंड को हल कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना 4 - 3 √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम इसका विरोधाभास, इसका उल्टा मानते हैं। मान लेते हैं कि 4 - 3 √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? एक परिमेय संख्या मानकर इसको हल करेंगे। हम जानते हैं जो परिमेय संख्याएं होती है वो a/b के रूप में होती है, और इसका जो पूर्णांक होता है ना बच्चा, ये जो होता है परिमेय संख्या वो a/b के रूप में होती है। ठीक है, और a/b जो यहाँ पे है एक पूर्णांक है, एक क्या है? पूर्णांक है। और b = 0, यानी b बराबर आप 0 यहां पर नहीं मान सकते हो, इसका ये कहने का मतलब है। अब देखिए यहां पर जो होता है a/b बराबर एक पूर्णांक है, तो अब यहां पे है आपका 4। ठीक है, 4 - 3 √2 बराबर a/b। हम इसे क्या मान लिए? एक परिमेय संख्या मानकर इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे -3 √2, ये माइनस में अगर बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये प्लस में बराबर की इधर आ जाएगा, तो a- आपका हो जाएगा b बराबर इधर क्या हो जाएगा 3 √2। ये हो गया। अब इसका b का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तिर्यक का गुणा कर देंगे इन तीनों में इस तरह से, तो b का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a, और इसका हो जाएगा केवल 4b हो जाएगा। ठीक है, 4b, और a का करेंगे तो -a अपान में आपका क्या है b बराबर आपका क्या 3 √2। अब ये 3 गुणा में इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 4b - a/3b। ठीक है, 3b बराबर √2। अब यहीं से पूरा मसला आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए ये जो है b और ये एक पूर्णांक है, a व b क्या है? a व b जो है, a व b हमारा जो है एक पूर्णांक है। एक क्या बच्चा? एक पूर्णांक है। और ये जो है 4b - a/3b एक परिमेय संख्या है। 4b - a/3b जो है एक परिमेय संख्या है, एक
परिमेय संख्या है, तब हमें √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये क्या है, विरोधाभास है, अर्थात ये संभव नहीं है। अर्थात हमारा जो 4 - 3 √2 है यह एक अपरिमेय संख्या है। इससे हमारा ये क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा स्टेप समझ लेना, ऐसे स्टेप उतार देना जैसे यहाँ पे उतारा गया है। अब इसके बाद बच्चा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसमें ख नंबर दे रखा है कि बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक मूल नहीं दे रखा है और एक मूल दे रखा है। अब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पहले का ख लिख देते हैं। एक बिंदु कितना दे रखा है, 36,15, 36,15 मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब कोई भी बिंदु x और y होती है और उसकी मूल बिंदु से दूरी कुछ भी हो सकती है 0,0, तब के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये है बच्चा। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है बच्चा आपका, इसके दूरी का सूत्र d बराबर √, ठीक है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये इसको पूरा √, में रहेगा। अब यहाँ पर एक वैल्यू तो हमें पता है और दूसरी वैल्यू हमें नहीं पता, इसका एक बिंदु। तो ये बिंदु आपका 0,0 हो सकता, मान लेते हैं उसको निर्देशांक, और एक क्या है 36,15। ठीक है, एक 36,15, ये हो गया आपका x1 और ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। ठीक है, अब यहाँ पर सभी वैल्यू को उठाकर रख दीजिए। d बराबर आपका हो जाएगा, x2 की वैल्यू कितना है 36 है, तो यहाँ पे रख देंगे 36 माइनस x1 की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 15 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर d बराबर हो जाएगा √, में 36 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, 36 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 36 का वर्ग करोगे तो 1296 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1296 प्लस 15, 15 हम 225 होता है। ठीक है, वर्ग जरूर याद करो, समय बचता है। देखो मुझे याद है तो मेरा समय बच रहा है। यहाँ पे d बराबर आपका हो जाएगा, ऐड करोगे इसको तो हो जाएगा 5, 6, 5, 11 के 1 और 2 और 9, 1 11, 1 12, 2 2 4, 1 5 और 1 बचे 1521। 1521 का जो वर्ग करोगे तो आपका 39 आ जाएगा आंसर। यही आपकी बीच की दूरी है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चा ग नंबर दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे हल करना है बच्चा, बहुत आसान क्वेश्चन है और नंबर तो आपका बिल्कुल फिक्स है, इसके लिए आप टेंशन ही मत लो। ठीक है, अब यहाँ पे उस बिंदु के निर्देशांक की ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, एक बिंदु कितना दे रखा है -1,7 और दूसरा बिंदु क्या है 4,-3 को मिलाने वाला रेखाखंड को, यानी M1 और M2 को M1 संबंधी M2 में बांट रहा है, यानी कि इसको कितने में बांट रहा है, 2 संबंधी 3 में बांट रहा है। अब ये जो वैल्यू हो गई बच्चा, ये x1 की और ये y1 की, ये आपकी हो गई x2 की और ये होगी आपकी y2 की, ये होगी आपकी M1 की वैल्यू और ये होगी M2 की वैल्यू। जब कोई बिंदु x, y और दूसरी बिंदु x2 और y2 एक दूसरे बिंदु को निर्देशांक M1 संबंधी M2 में विभाजित कर रही हैं, तब के लिए जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो x के लिए अलग होता है और y के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे x बराबर जो आपका सूत्र होता है वो M1 x2 प्लस M2 x1 अपान में M1 प्लस M2। ठीक है, और y के लिए यही क्या हो जाता है, ये हो जाता है M1 y2 प्लस M2 y1, सीधे x के जगह पे सिर्फ y लिखते हैं और यहाँ पे हो जाएगा M1 प्लस M2। इसी वैल्यू को फाइंड करना है हमें। अब यहाँ पे M1 की वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पे x का सबसे पहले निकालेंगे 2 गुणित x2 की वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दो, प्लस M2 की वैल्यू क्या है 3 है तो 3 रख देंगे। x1 की वैल्यू क्या है x1 की वैल्यू माइनस का 1 है, यहाँ पे रख देंगे माइनस का 1 बट्टे में M1 की वैल्यू क्या है 2 है, 2 प्लस M2 की वैल्यू 3 है, 3
अब इसका गुणा भाग कर दिए, 4 दूना के 8 और प्लस में है तो इसको 3 एक कम 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब ये 3 और 2 मिलकर हो जाएगा 5 और 8 में से 3 जाएगा, आपका बचेगा 5 और नीचे 5 कट कर आ जाएगा 1। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, लाइफ में आपकी 1 आ गई। और इसके बाद हमें वाई की वैल्यू निकालना है। अब y की वैल्यू देखिए, ये x की वैल्यू था, अब y की वैल्यू क्या आता है, देखिए y बड़ा होता है कि x बड़ा होता है। अब y की वैल्यू को क्या है, सूत्र है वही लिखेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, m1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 2, गुणित y2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है, यहाँ पे देखिए y2 की वैल्यू माइनस का 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस का 3, प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू 3 है, गुणित y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 7 है, यहाँ पे पुट कर देंगे 7। अब इसके बाद m की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 2 है और इसकी 3 है, तो 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 3 दूना के 6, ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 7 3 के 21, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना के 5, ठीक है, 3 और 2 5, सॉरी 3 दूना के 3 और 2 5। अब 21 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 15 और नीचे क्या है, बटे में 5 ही कट करा जाएगा, 3 दूना के 5 के 15। अब x की वैल्यू क्या आ गई, आपकी लाइफ में 1 आ गई, और y यानी कि मेल की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो आपकी वैल्यू बड़ी है, x की वैल्यू छोटी है, ध्यान देना आप, 1,3 इसकी जो है निर्देशांक आएंगे। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये दे रखा बच्चा घ नंबर कि सिद्ध कीजिए कि 1 + 10 स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर ये होता है। इसको बहुत आसानी से सिद्ध कर लोगे, चुटकियों का खेल है, ठीक है, इस क्वेश्चन को चुटकी का खेल है। हम जानते हैं कि एक समीकरण होता है कि साइन का स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a बराबर होता है 1, ये हम जानते हैं बचपन से, एक फार्मूला होता है इसका बराबर 1। अब इन सभी में कॉस स्क्वायर का हम भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a अपान में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर a, प्लस इसमें भी दे दो कॉस स्क्वायर a अपान में कॉस स्क्वायर a, बराबर इसमें भी दे देंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर a। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर a अपान कॉस स्क्वायर a, हम जानते हैं कि साइन a अपान में कॉस a इक्वल होता है 10a, होता है कि नहीं, बचपन से हम जानते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10a का स्क्वायर हो जाएगा, साइन a अपान कॉस a बराबर 10a होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे है प्लस, अब कॉस स्क्वायर है दोनों रिला जाएगा, मतलब कट जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। अब बराबर 1 अपान कॉस स्क्वायर बराबर हम जानते हैं बचपन से क्या होता है, 1 अपान कॉस बराबर होता है सेक ए, 1 अपान कॉस ए बराबर होता है सेक ए। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए। अब इसको हमें कैसे करना है, सबसे पहले 1 + 10 स्क्वायर लिखना है, 1 है तो इसको आगे लिख दो 1, और प्लस में क्या है 10 का स्क्वायर ए है, और बराबर में क्या है सेक स्क्वायर ये, इसी को सिद्ध करना था, हमारा ये सिद्ध हो गया, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर सिद्ध हो गई, 2 नंबर का था, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अंगा नंबर क्या दे रखा है कि एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेमी है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यानी इस तरह का एक अर्धवृत्त है, इस पे एक इस तरह का शंकु बना हुआ है, ठीक है, और शंकु की जो त्रिज्या है बच्चे यहां से लेकर यहां तक वो 3.5 सेमी दे रखा है, ठीक है, 3.5 सेमी है, अर्धगोले पर अध्यारोपित इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, और ये जो खिलौना है यहां से लेकर यहां तक इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए, ये टोटल आपको फाइंड करना है, ठीक है। आयतन का मतलब v बराबर क्वेश्चन मार्क, तो इसको आप कर लेना। अब इसके बाद इसको मैं बता देता हूं आपको, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद ये सबसे पहले कर लेते, विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देखिए आंकड़े इस तरह से आपको प्राप्त हुए हैं। इन आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। अब हमें बहुलक कैसे निकालना है, बहुत आसान है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम एक सारणी रूप में बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका समय बचे। देखिए इसको हमने यहां पर इस तरह से बना लिया, ठीक है, परिवारों का माप लिख दिया और परिवारों की संख्या हो गया। ये आपका होता है वर्ग अंतराल और इसे कहते हैं बारंबारता। कभी कभी इस परिवारों की संख्या न लिखकर बारंबारता लिख देता है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना बच्चे, इसका बहुलक फाइंड करना। अब बहुलक कैसे फाइंड करेंगे, सबसे बड़ी संख्या इस पर बारंबारता की देखो क्या है, 8 सबसे बड़ी संख्या इसमें हमको दिख रही, तो 8 जो है ना आपका ये F1 की वैल्यू हो गया, F1 बराबर 8 हो गया।
अब इसका वर्ग अंतराल कितना हो गया 3 से 5, और इसके नीचे की संख्या जो होगी वो f2 की वैल्यू हो जाएगी। वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? f2 की वैल्यू 2, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, और हमारी जो इंची होती है स्केल उसमें 0 1 2 3 आता है, यानी 1 के ऊपर कौन सी संख्या है? 0, यानी f0 की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखी है? 7। ये 3 वैल्यू आपको फाइंड हो गया। और जो वर्ग अंतराल है सबसे बड़ी संख्या 8, इसका वर्ग अंतराल 3 से 5 है, यानी जो वर्ग अंतराल इस तरह से लिखेंगे, वर्ग अंतराल कितना है? 3 से 5 है। अब बच्चा इसमें ये मिल जाएगा आपका लोअर लिमिट l की वैल्यू 3। अब h हायर लिमिट h की वैल्यू निकालेंगे, उच्च सीमा, तो 5 में से 3 को घटा देंगे, 5 माइनस 3 बराबर h की वैल्यू निकल जाएगी 2। ठीक है, अब सब कुछ निकल गया। अब इसकी फार्मूला की बात आते हैं। जो हमारा बहुलक का फार्मूला होता है वो होता है बहुलक। ठीक है, यानी कि किसी की बहु जो आ जाती है, लकी आ जाती है, तो उसके लिए ये फार्मूला है। ये होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणित्य में h। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। घोल कर पी लेना इस सभी फार्मूले को। ये सब एग्जाम में इसको एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना जैसे मैं आपको बता रहा हूं। एल की जो वैल्यू है वो 3 दे रखा है, प्लस f1 की वैल्यू यहां पर ही हमने लिखा है, f1 की वैल्यू 8 है, तो यहां पर रख देंगे 8, माइनस f0 की जो वैल्यू है वो 7 दे रखा है, तो यहां पर पुट कर देंगे 7 बटे में 2 गुणित f1 की वैल्यू फिर से क्या है? 8 है, तो यहां पर हम पुट कर देंगे 8, माइनस f0 की जो वैल्यू है वो 7 है, यहाँ पे पुट कर देंगे 7, माइनस f2 की वैल्यू, सॉरी f2 की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, यहाँ पे f2 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे पुट कर दिया 2 गुणित h की वैल्यू, हायर लिमिट हमने कितना निकाल लिया? 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसी को हल कर देंगे, हमारा बहुलक आ जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस 8 में से 7 गया 1, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 माइनस 7 और 2 हो जाएगा आपका 9, गुणित्य में आपका क्या है? 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 बटे के 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 7 और यहाँ पर 1 मानकर इसका हम क्या कर देंगे? 3 का गुणा, 7 के साथ 14, 7 के 21 और प्लस 1 दूना के 2 बटे में 7, और ये हो जाएगा आपका 23 बटे के 7। अब इसका 7 के साथ 14, 7 के 21, 3.2 इस तरह से करके आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा 3.2। ठीक है, अब इसके बाद इसका नेक्स्ट देता है आपका दूसरा नंबर। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। अब इसमें क नंबर दे रखा है कि द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ख नंबर दे रखा है आपका ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग यानी x प्लस y 2 संख्या जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 यानी x इंटू y का गुणनफल कितना हो? 182 हो। इसको आपको हल करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना है। ग नंबर दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये 4 नंबर का है। घ नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अंगा नंबर यहाँ पे दे रखा है कि नीचे दिए हुए बंटन सारणी का एक कक्षा के विद्यार्थियों के भार को दर्शा रही है। विद्यार्थियों की माध्यिका याद कीजिए। यहाँ पे माध्यिका निकालना और यहाँ पे जो है आपका सभी वैल्यू दे रखा है। 4 नंबर दे रखा बच्चा कि एक डिब्बा में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृश्यता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा जो है लाल है, इसकी क्या प्रायिकता है? सफेद है, क्या है? हरा नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है? नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an प्लस 3 प्लस 2n से दिया जाता है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन। अथवा अगर ये नहीं आता तो 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या याद कीजिए। यह आपको 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है, यानी एक इस तरह का लंबा सा पेड़ रहता है। आंधी आने पर कुछ इसका हिस्सा जो होता है टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इस तरह से ये मुड़ता है। इसका जो शिखर है वो जमीन से क्या करने लगता है? छूने लगता है और इसके साथ जो है 30 अंश का कोण भी बनाने लगता है। पेड़ के पाद की बिंदु, ये इसके पेड़ की पाद की बिंदु है।
यहाँ पे पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। इसकी दूरी जो है 8 मीटर दे रखा है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस पेड़ की जो संपूर्ण एच है इसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आता तो आप इसको भी हल कर सकते हो कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसके बाद यहाँ पे 5वां क्वेश्चन दे रखा है। 7 सेमी भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। अर्धगोले पर अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका 6 नंबर में है। अथवा अगर ये भी नहीं आता आपको तो आप इसको कर लेना कि 20 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 6 नंबर का है। तो ये सभी क्वेश्चन पूरा पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप सॉल्यूशन कमेंट कर देना। ये जितने क्वेश्चन बचे इनका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा और ये तैयार कर लेना। एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आएंगे और आप इसको बनाकर चले आना। आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।